पुतिन ने असद को धोखा दिया। क्या पुतिन की मदद केवल एक छलावा थी? क्यों ऐसा कहा जा रहा है कि रशिया ने शायद सीरिया का समर्थन इसलिए नहीं किया क्योंकि इनकी कोई एग्रीमेंट हो गई थी टर्की के साथ? क्या है ये पूरी कहानी? क्यों सवाल उठ रहे हैं ईरान और पुतिन के ऊपर, और कैसे इस युद्ध में हार हुई है सीरिया में असद की, फिर भी रशिया के नेवल बेस और उनकी मिलिट्री बेस अभी तक बचे हुए हैं? क्या हो सकते हैं इसके पीछे के कारण? आइए समझते हैं इस वीडियो में। वेलकम टू ज्ञानकोश। पहले समझिए सीरिया के इस मैप को। सीरिया मिडिल ईस्ट में लोकेटेड एक देश है। यहाँ इस मैप में आप देखिए, ये रहा सीरिया। सीरिया में असल में रशिया की एक नेवल बेस है, टार्टस। ये यहाँ पर मेडिटेरेनियन सी है, इसके ऊपर यहाँ पर इनका एक नेवल बेस है, यानी उनके बड़े शिप्स यहाँ पे लगे रहते हैं। तो वो कभी भी यूरोप के ऊपर दबाव बनाने में कामयाब हो सकते हैं अपनी इस प्रेजेंस की वजह से। यहाँ इनकी नेवल बेस है, ऊपर इनकी एयर बेस है। टार्टस की नेवल बेस रशिया को बहुत ज़्यादा लेवरेज देती थी, उनको बहुत ज़्यादा शक्ति देती थी मेडिटेरेनियन सी में खड़े होकर यूरोप के देशों के ऊपर दबाव बनाने के लिए। इसीलिए जब भी असद को ज़रूरत पड़ती थी तो पुतिन उनको मदद करते थे। अपने 24 साल के शासन में बार बार असद को ज़रूरत पड़ी रशिया के सपोर्ट की। रशिया ने चाहे 2011 का विद्रोह हो या 2015 की लड़ाई हो, जब इन्हें आईसिस से भी लड़ना पड़ा और टर्की के सपोर्ट किए हुए इनके रेबल ग्रुप्स जो हैं, जो विद्रोही इनके खिलाफ मैदान में उतरे थे, उनसे लड़ना पड़ा, तब रशिया ने और ईरान ने इन्हें सपोर्ट किया था। और वो मुफ्त में नहीं था। उस सपोर्ट के बदले में रशिया की एयर बेस और रशिया की नेवल बेस यहाँ पर प्रेजेंट थी, जो कि रशिया को एक बहुत बड़ा स्ट्रैटेजिक एडवांटेज दे रहे थे। लेकिन फिर अचानक क्या हुआ कि जब असद की सरकार गिर चुकी है और असद जाकर छुपे हैं खुद रशिया में, उसके बावजूद रशिया की बेसिस सपोर्टेड है। रशिया में गए अभी असद उठ के, तो जिस ग्रुप ने इस पूरे इलाके पे कब्जा किया है, सीरिया का ये इलाका जहां पर असद का कंट्रोल था। अगर आप सीरिया के मैप को देखें तो सीरिया कुछ इस तरह दिखता है, लेकिन इस पूरे देश पर केवल असद का कब्जा नहीं था। इस पूरे देश में असल में विभाजन कुछ इस तरह से हुआ था कि यहाँ पर ये जो हिस्सा है, जो बॉर्डर टर्की के साथ लगता है, यहाँ कंट्रोल था किसका? यहाँ कंट्रोल था असद का। यहाँ से मिलिटेंट आए और वो पूरे हिस्से में कब्जा बढ़ाते हुए चले गए। टर्की की मदद वाली ये ग्रुप जिसका नाम HTS था, इसने इस पूरे हिस्से पे अपना कब्जा जमा लिया। यहाँ पर असद का कंट्रोल था, इस रेड वाले एरिया में जो आप देख रहे हैं, इस पूरे हिस्से पर आज HTS ने कब्जा कर लिया है। यहाँ पर कुर्द हैं जिनका कब्जा है, लेकिन HTS ने पूरी तरह से इस हिस्से में धीरे धीरे करके अपना दबदबा बढ़ाया और पूरे के पूरे हिस्से पे कब्जा जमा लिया। और इस HTS को यानी हयात तहरीर अल शम को मदद कर रही थी तुर्की की गवर्नमेंट या तुर्की की गवर्नमेंट। अब जब इनकी मदद से इन्होंने इस पूरे हिस्से पे कब्जा कर लिया, तो जो रशिया की नेवल बेस है टार्टस, इसके ऊपर भी एक तरह से HTS का कब्जा हो चुका है। लेकिन फिर भी रशिया की इस नेवल बेस को कोई खतरा अभी तक पनपता नहीं दिख रहा। ये बात सुनने के बाद ऐसा लगता है कि ज़रूर रशिया ने पहले ही तुर्की के साथ मिलकर कोई एग्रीमेंट कर लिया था कि जो उनकी नेवल बेस है उसको कोई नुकसान नहीं होगा। एक बात और हैरान करने वाली है कि खुद तुर्की के एर्दोगान, और तुर्की का देश नेटो का मेंबर है, यानी ये अमेरिका के दोस्त है, अमेरिका के साथ इनकी पार्टनरशिप है, डिफेंस एग्रीमेंट है, उसके बावजूद इनका बैक किया हुआ एक ग्रुप HTS यानी तुर्की का बैक किया हुआ एक ग्रुप सीरिया में घुसता है, सीरिया में असद की गवर्नमेंट को हराते हुए इस हिस्से के ऊपर कब्जा भी कर लेता है। लेकिन फिर भी जो नेवल बेस रशिया की थी वो अभी तक बची हुई है। इसका मतलब शायद पहले ही एर्दोगन से बात हो चुकी थी पुतिन की कि अगर कोई हिंसा होगी और अगर वो एक लेवल के बाद सपोर्ट नहीं करते तो उसके बदले में शायद इनकी नेवल बेस को बचाया जा सकता था। यूरेशियन टाइम्स की इस रिपोर्ट को अगर हम देखें तो यहाँ भी कहा जा रहा है कि शायद असद को धोखा देके पुतिन ने अपने बेसिस को बचा लिया। पुतिन को पता था कि आज नहीं तो कल असद हारेंगे ज़रूर, और उस हार के साथ साथ उनके जो नेवल बेस हैं वो भी हमेशा के लिए वो खो सकते हैं। इसीलिए अपने इन बेसिस को बचाने के लिए, जो उनके 2 बेसिस यहाँ होम्स के पास में हैं, इनको बचाने के लिए, इन्होंने इस रीजन को बचाने के लिए ऐसा उन्होंने कदम उठाया। और अब हालांकि वो शरण ज़रूर दे रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये है कि पीछे कोई डील हो चुकी है। इस बात को और वजन इस बात से मिलता है कि एर्दोगन ने हाल में कहा कि दुनिया में बस 2 ही नेता बचे हैं, लीडर बचे हैं, एक वो खुद और दूसरे पुतिन। ये तब बोला गया उन्होंने जब उन्होंने सीरिया के ऊपर कंट्रोल कर लिया था। तो एर्दोगन का ये कहना कि पुतिन इकलौते ऐसे नेता हैं, उनके अलावा लीडर जो दुनिया में बचे हैं, और उसके बाद सीरिया पर कंट्रोल होना है HTS का, जिस HTS को एर्दोगन का समर्थन प्राप्त है। और फिर भी रशिया के मिलिट्री और एयर बेस और उनकी नेवल बेस का प्रोटेक्शन सवाल खड़े करता है कि कैसे हो सकता है कि जो सीधे दुश्मन हैं वो भी एक दूसरे को बचा रहे हैं। हालांकि ये भी सच्चाई है कि यूक्रेन की वॉर के दौरान
रशिया के फोर्सेस डिप्लीट हो चुके हैं। उन्हें यूक्रेन में एक बहुत बड़ी लड़ाई का सामना करना पड़ रहा है, जहां उनके पास चैलेंजेस बढ़ते जा रहे हैं, जहां पर यूएसए और प्लस यूरोप की ताकत के सामने काफ़ी सारी दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं। इन दिक्कतों के सामने वो कितना सपोर्ट सीरिया को कर पाते, ये सोचने वाली चीज़ नहीं है। सबको पता है कि वो अपना पहला फोकस यूक्रेन पे रखेंगे, जहां उनको सीधा सीधा चैलेंज मिल रहा है। इसके अलावा ईरान और ईरान का ग्रुप हिजबुल्लाह ऑलरेडी परेशान था इसराइल से हो रहे हमले को लेकर। लगातार हिजबुल्लाह के टॉप लीडर्स को मार देने की काबिलियत के बाद इसराइल ने हमले ईरान के ऊपर शुरू किए थे। ईरान इससे परेशान था और ईरान कभी नहीं चाहता था कि असद हारे या असद को अपना देश छोड़कर जाना पड़े, क्योंकि असद एक शिया लीडर थे। इनकी प्रेजेंस ईरान को एक पूरा आर्क बनाने में मदद करती थी, यानी ईरान से लेकर इराक और इराक से लेकर सीरिया तक उनका पूरा दबदबा होना उन्हें बहुत पावर प्रोवाइड करता था कि वो इसराइल से भी लड़ सके और सऊदी अरेबिया के खिलाफ भी अपना वर्चस्व कायम कर सके। लेकिन असद की इस हार के बाद लगातार ईरान और पुतिन अब कमज़ोर पड़ते दिख रहे हैं। इवन डोनाल्ड ट्रंप ने अपने इस सोशल मीडिया मैसेज में बताया कि सीरिया में हार हुई है असद की और पुतिन कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि शायद वो उनको बचाना चाहते ही नहीं थे। खुद अपने सोल्जर्स हारने की वजह से पुतिन को कोई इंटरेस्ट नहीं था, और इतने सारे सोल्जर्स खोने के बाद शायद अब व्लादिमीर कुछ करने वाले नहीं हैं और अब शायद चाइना पर नजरें जाएंगी। पुतिन का ये कहना कि वो प्रोटेक्ट करने में तैयार नहीं है और केवल एक कोशिश की गई कि असद बच जाए, लेकिन आखिरकार असद को अपने देश में पनाह दे दी। लेकिन मेन उद्देश्य पुतिन का यही था कि अपने नेवल बेस को प्रोटेक्ट कर पाएं, और शायद तुर्की या उस एचटीएस नाम के ग्रुप के साथ मिल चुके हैं पुतिन। ये सवाल ट्रंप ने खड़े किए। ये सवाल इस बात पे भी खड़े हो रहे हैं कि क्यों उनकी एयर बेस और मिलिट्री बेस अभी तक प्रोटेक्टेड है। अब कहानी ये है कि आधा हिस्सा, जो ये हिस्सा जिसे आप डार्क ब्लू में देख रहे हैं, जो ऑलमोस्ट असद के कंट्रोल में था, अब इसके ऊपर कंट्रोल हो जाएगा एचटीएस का। एचटीएस को बैक कर रहा है टर्की, लेकिन टर्की का एक बड़ा उद्देश्य ये भी है, यहाँ जो रेड में आपको दिख रहा है इलाका, इसके ऊपर कुर्दिश लोगों का कंट्रोल है, कुर्दिश आर्मी का कंट्रोल है, जिसे कहते हैं, जिनकी आर्मी का नाम है सीरियन फोर्सेस यानी एसडीएफ। अब एसडीएफ का कब्जा यहाँ बढ़ेगा, इसका मतलब सीधा सीधा कॉन्फ्लिक्ट अब बढ़ता जाएगा सीरिया में, और जब ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा तो इसमें यूएसए भी इन्वॉल्व हो सकती है, क्योंकि यूएसए एसडीएफ की समर्थक रही है। इस सिनेरियो में जहाँ टर्की, रशिया, ईरान जैसे बड़े बड़े प्लेयर्स यहाँ पर इन्वॉल्व हो चुके हैं, चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो रही हैं। और एर्दोगान ने ये स्टेटमेंट भी दिया है कि उनके अलावा दुनिया में कोई बड़ा लीडर है तो केवल पुतिन ही है। मी एंड पुतिन आर द टू ग्रेट लीडर्स लेफ्ट इन द वर्ल्ड। ऐसे बयान आना क्लियरली दिखाता है कि एर्दोगान की कोई ना कोई नज़दीकियाँ पुतिन के साथ ज़रूर है। इसका सिंपल मतलब ये बनता है कि पुतिन और एर्दोगान दोनों काफ़ी करीब आ चुके हैं, और इनकी करीबी का कारण हो सकता है कि कोई एग्रीमेंट इनके बीच हुई है, जिसके तहत रशिया को ये बताया गया है कि रशिया की जो नेवल बेस है वो भी बची रहेगी, उनकी जो एयर बेस है वो भी बची रहेगी, और उनको मेडिटेरेनियन में जो जगह मिल रही है वो बची रहेगी। बदले में उन्हें समर्थन थोड़ा घटाना पड़ेगा असद के साथ, और असद की आर्मी क्योंकि खुद वहाँ पर फेल हो चुकी है, लड़ने को तैयार नहीं, ईरान भी एक लेवल के बाद इनका समर्थन नहीं कर पा रहा था, तो इसीलिए ये होना तय था कि यहाँ पर असद की हार होगी, और उस हार के बाद वो भागे तो गए रशिया, लेकिन ईरान के अलावा रशिया ने भी शायद तुर्की के साथ कोई एग्रीमेंट कर लिया। ये सच्चाई क्या है हमें नहीं पता, लेकिन अभी जो अंदेशे आ रहे हैं और जो एर्दोगान की स्टेटमेंट्स हैं वो ये बयां ज़रूर कर रहे हैं कि पुतिन का कोई प्लान तो यहाँ है अपनी सिक्योरिटी को प्रायोरिटाइज करने का। डोनाल्ड ट्रंप ने भी ऐसा कहा है, तो ये समय बताएगा कि इसकी असली कहानी क्या है। तत्काल तो हमें पता लग रहा है कि इनकी बेसिस जो सीरिया में है वो बची हुई है। इसका मतलब कहीं से भी वो ये इंश्योर करना चाहते थे कि उनको अपनी एयर बेस और नेवल बेस, खासतौर पे तार्तस की अपनी नेवल बेस को ना गंवाना पड़े, ताकि वो अपनी नेवी की प्रेजेंस यहाँ बना के रख सकें, जिससे वो दबाव बना सकें यूरोप के ऊपर। तो इसीलिए एचटीएस का कब्जा जब बढ़ता जा रहा था, तो शायद एक लेवल के बाद पुतिन ने कहा कि अभी हम सपोर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी सेना ऑलरेडी बहुत ज़्यादा विभाजित है अलग अलग फ्रंट्स के ऊपर। क्या है ये पूरी कहानी, वो तो समय बताएगा। बाकी आपके लिए खुशखबरी कि ओनली आईएएस के प्रोग्राम्स के थ्रू कई बच्चों ने यूपीसी के इस बार मीन्स भी लिखा, कई लोगों ने क्वालिफाई भी किया। तो अगर आप यूपीसी की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके पास, जहां आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे फाउंडेशन कोर्सेज संकल्प और टाइटन। टाइटन जो इंग्लिश मीडियम के लिए है, संकल्प जो इंग्लिश मीडियम के लिए। अगर आप 2026 का अटैम्प्ट ले रहे हैं, अगर आप 2025 का अटैम्प्ट ले रहे हैं तो आप प्रहार ज्वाइन कर सकते हैं या टाइटन ज्वाइन कर सकते हैं, जो इंग्लिश और हिंदी या इंग्लिश का एक कोर्स है, जहां आपको मिलती हैं जीएस की लाइव क्लासेस और उनका रिकॉर्डेड सेशन भी बाद में, डेली एमसीक्यू मेंस के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए, सीसेट की क्लासेस और ई बुक्स का ऐसा कलेक्शन जो हर तरीके से आपको
तैयार करता है एग्जाम के लिए। ये कोर्सेज स्टार्ट होते हैं केवल 7,999 रुपये से, यानी आपको लाखों की फीस नहीं देनी। अपने घर के कंफर्ट में बेस्ट टीचर्स के साथ आप प्रिपेयर कर सकते हैं अपने एग्जाम्स के लिए। और ये सब उपलब्ध होगा आपको PWOnlyIAS के अपने पोर्टल से, जिसकी डिटेल अगर आप लेना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक होगा, उस लिंक पे क्लिक करके आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं, जहाँ इस बारे में आपको डिटेल से चीज़ें पता चल जाएंगी। तो ये था आज का वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगा हो। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कीप ऑन वॉचिंग ज्ञानकोश एंड हैव अ नाइस डे।